हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। मैं निभा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी शिक्षकगण सुखी व स्वस्थ होंगे। तो कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो कि काउंसलिंग से संबंधित, पदस्थापना से संबंधित है, तो यहाँ हम जानने वाले हैं। तो देखिए किन किन बातों को हम लोग समझेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि किन शिक्षकों की काउंसलिंग कब होगी। तो आप लोगों की काउंसलिंग कब किन डेटों में होगी वो हम जानेंगे, क्योंकि सभी शिक्षकों की काउंसलिंग अलग अलग डेट में होगी। वो आपको कैसे पता चलेगा, तो वो भी हम लोग जानने वाले हैं। इसके अलावा किनको मिलेगा कौन सा क्षेत्र, तो यहाँ पर आप लोग कहीं ना कहीं इस कन्फ्यूजन में तो ज़रूर होंगे कि क्योंकि पहले हम लोग जान रहे थे कि शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, लेकिन अब यहाँ पर इसी को 5 भागों में बांट दिया गया है। तो यहाँ पर ये जानने वाली बात होगी कि किन शिक्षकों को कौन सा क्षेत्र मिलेगा, यानी कि शहरी, अर्ध शहरी, ग्रामीण, पहाड़ी तथा दियारा क्षेत्र किन किन शिक्षकों को मिलेगा। तो यहाँ पर ये अभी हम लोग समझेंगे कि ये चीज़ें कैसे हमें पता चलेगा। इसके अलावा काउंसलिंग के क्रम में 4 स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो जब आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे तो 4 स्थिति वहाँ पर उत्पन्न हो सकती है। तो अगर आपने दिशा निर्देशों को अच्छे से नहीं पढ़ा है तो ज़रूर उसे पढ़िए। मैंने टेलीग्राम पर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, लेकिन अगर आपके पास भी है तो आप उस दिशा निर्देश को पढ़ सकते हैं, वो लेटर पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं फिलहाल जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए एक एक करके सभी जानकारी को हम लोग जानते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये शिक्षा विभाग द्वारा ये आदेश जारी किया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि काउंसलिंग के समय आपको किन डॉक्यूमेंटों की आवश्यकता होगी, दिशा निर्देश क्या है, इन सभी को आपको पढ़ना था। इसे मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया है, लेकिन अगर आपने इसे पढ़ लिया है तो आपको भली भांति ज्ञात होगा। लेकिन यहाँ पर क्या महत्वपूर्ण है वो हम जानेंगे। तो इन सब चीज़ों को आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। तो हम लोग अगले पेज पर जाते हैं। देखिए, वेरिफिकेशन से संबंधित महत्वपूर्ण जो अनुदेश है उसे आपको सही से पढ़ना है, बिल्कुल आराम से पढ़ना है। और इसको पढ़ अगर लेते हैं आप, तो इसके बाद देखिए जो मेन चीज़ें हैं यहाँ पर वो ये है कि आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाना होगा वो देख लीजिए। तो पहला यहाँ पर देखिए, मूल जाति प्रमाण पत्र यथा लागू। इसके बाद मूल दिव्यांग प्रमाण पत्र दिव्यांग शिक्षकों के लिए। और इसके बाद आप सभी के पास मूल आधार कार्ड होना ही चाहिए। इसके अलावा नियोजन पत्र होना चाहिए, मैट्रिक का प्रमाण पत्र होना चाहिए, इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके बाद ग्रेजुएशन यानी स्नातक का प्रमाण पत्र होना चाहिए। और इसके अलावा और क्या आपके पास होना चाहिए वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपको क्या करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन यानी स्नातकोत्तर प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। इसके बाद शिक्षण प्रशिक्षण का जो कोर्स किया है आपने, चाहे आपने डीएलएड किया है या बीएड किया है, तो उनके सभी प्रमाण पत्र। इसके अलावा दक्षा यानी जो आपने टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास किया है, तो वो आपने बीटेड किया है, एसटेड किया है, सीटेड किया है, इनमें से कोई भी एक किया है तो वो प्रमाण पत्र आपको लेकर जाना है। इसके अलावा अभ्यर्थी अपना पैन कार्ड के साथ उपरोक्त सभी डॉक्यूमेंट का क्या करें, स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति साथ लेके आएंगे। तो इन सभी की क्या करनी है, आपको फोटोकॉपी भी करवा लेनी है और पैन कार्ड का भी करवा लेना, पैन कार्ड ओरिजिनल भी लेकर जाना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसे आपको लेकर जाना है। इसके अलावा देखिए जो हम महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये सारे अनुदेश को आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है। और इसी क्रम में अगर हम 10वें नंबर को पढ़ें तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये काफ़ी अभी शिक्षक जो बीपीएससी से बहाल शिक्षक हैं उनमें ज़्यादातर देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ें अगर आपके डॉक्यूमेंट में भी है तो आप अभी सावधान हो जाइए, क्योंकि उस समय हो सकता है कि परेशानी उत्पन्न हो सके। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इन्होंने पहले ही बता दिया है कि जांच के क्रम में 4 स्थिति उत्पन्न हो सकती है। वो 4 स्थिति कौन सी है। पहला, वेरिफिकेशन के दौरान प्रमाण पत्र मिलान के पश्चात सही पाया गया। तो ऐसा होगा जो आपका प्रमाण पत्र है बिल्कुल सही पाया जाए, ये हो सकता है। और इसके अलावा दूसरा क्या है कि वेरिफिकेशन के दौरान प्रमाण पत्र मिलान के पश्चात संदेहास्पद पाया जाए। तो संदेह हो यानी आपके डॉक्यूमेंट कहीं ना कुछ संदेहात्मक अगर यहाँ पर कुछ है तो फिर यहाँ पर उसके बारे में भी बताया गया है। और इसके अलावा वेरिफिकेशन के दौरान प्रमाण पत्र मिलान के पश्चात प्रथम दृष्टया फर्जी पाया गया। तो यहाँ पर देखिए 3 चीज़ें हमने पढ़ी। पहली स्थिति क्या होगी कि आपके डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा क्या होगा, उसमें कुछ संदेह होगा, कुछ यानी फर्जी के बारे में कुछ इनको लगेगा कि कुछ प्रमाण पत्र में कुछ त्रुटियां हैं या फिर कुछ फर्जी नज़र आए। इसके अलावा थर्ड सिचुएशन क्या हो सकता है कि वेरिफिकेशन के दौरान ही उनको ये लग जाए पहली दृष्टि में कि ये फर्जी पाया गया है, जो डॉक्यूमेंट है वो फर्जी है, चाहे कोई भी डॉक्यूमेंट हो। तो ये 3 पॉइंट है। चौथा पॉइंट क्या हो सकता है, तो वेरिफिकेशन के दौरान कोई अभ्यर्थी अपना मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा हो।
तो देखिए ये जो परेशानी है ना, ये भी अधिकतर शिक्षकों के साथ है। पर ऐसे में क्या होगा, तो ये ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। ज़्यादा घबराने वाली बात वो है जिसमें संदेह हो और जिसमें क्या हो, फर्जी पाया जाए। लेकिन अगर कोई वेरिफिकेशन शिक्षक जाते हैं करवाने, वहाँ पर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो खो गया है और किसी न किसी वजह से उन्हें वो नहीं मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारे शिक्षक हैं जो टेंशन में हैं। तो इस तरह से देखिए, आपको यहाँ पर 11वें नंबर को ध्यान से पढ़िए। उपरोक्त क्रमांक 1 से 3 के अनुसार पाए गए प्रमाण पत्रों को तिथिवार स्लॉटवार संचारित कर जो है यहाँ पर संधारित कर सीलबंद बक्से में जिला शिक्षा पदाधिकारी को वेरिफिकेशन दल उपलब्ध कराएगा। अब ये सारी स्थिति में जो भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा 1 से 3 तक के लिए यहाँ पर बताया गया। चौथे नंबर की बात नहीं की गई है। चौथे नंबर क्या है, जो जिसमें आपको प्रमाण पत्र जो है, मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में समर्थ हो रहे हैं, तो चौथे नंबर को इग्नोर किया है। लेकिन 1 से 3 में अगर कोई यहाँ पर दिक्कत या सही है, फिर भी इनको बंद बक्से के साथ जिला पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा। लेकिन फर्जी है या फिर संदेहास्पद है तो फिर भी इसको लेके जाया जाएगा कहाँ, सील बंद बक्से में जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास। ठीक है। इसके अलावा देखिए उपरोक्त 4th के लिए क्या कहा है इन्होंने। उपरोक्त क्रमांक 4 में वर्णित परिस्थिति में मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु संबंधित अभ्यर्थी को अंतिम मौका देते हुए तिथि एवं टाइम स्लॉट अलग से निर्धारित किया जाएगा। फिर आपको क्या कहा जाएगा, यहाँ पर समय दिया जाएगा और फिर आपको फिर अलग से टाइम स्लॉट जो है निर्धारित किया जाएगा आपके लिए, फिर आपको दोबारा से बुलाया जाएगा। तो अगर आपके साथ भी ये स्थिति है तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। आप लोग बिल्कुल रेडी रहिए और जाइए और वहाँ पर आप प्रॉब्लम भी बता सकते हैं अगर किसी के साथ ये परेशानी है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बात है जो आपको यहाँ पर ध्यान देने योग्य है। इसके अलावा देखिए, अगर किसी अभ्यर्थी का प्रमाण पत्र संदेहास्पद फर्जी पाया जाता है तो इसके लिए विभाग द्वारा कार्यवाही हेतु अलग से दिशा निर्देश जारी किया जाएगा। यहाँ तो कार्यवाही की ही बात हो रही है कि अगर आपका प्रमाण पत्र संदेहास्पद या फर्जी पाया गया, संदेह पाया गया या फिर फर्जी ही पाया गया, तो फिर ऐसी स्थिति में कार्रवाई करने की बात भी हो रही है। और वेरिफिकेशन स्थल पर जिस स्थान पर जिस जगह पर आप लोगों का यहाँ पर वेरिफिकेशन होगा यानी काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग बता दिया गया है कि आपने सक्षमता पास किया, जो जिला आपको अलॉट किया गया है आपको उसी जिले में जाना है जो जिला अलॉट किया गया है आपको सक्षमता पास होने के दौरान। तो उसी ज़िले में आप लोग जाएंगे यहाँ पर अपने काउंसलिंग के लिए, और वो काउंसलिंग आपको कब जानी है वो मैं अभी आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर इन्होंने कह दिया है कि वेरिफिकेशन स्थल पर जो है अभ्यर्थियों के वेरिफिकेशन के प्रत्येक चरण का क्या किया जाएगा, वीडियोग्राफी कराया जाएगा। यानी कि आप जो है यहाँ पर आप लोगों की जो यहाँ पर काउंसलिंग होगी तो बिल्कुल उसका वीडियो बनेगा, तो वो बिल्कुल वहाँ पर प्रूफ के तौर पर ये रखा जा सकता है। और उपरोक्त संबंध में विशेष जानकारी के लिए विभागीय वेबसाइट या संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी से संपर्क किया जा सकता है। तो इसके अलावा देखिए, ये तो हमें पता चल गया, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कुछ इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि अगर कोई फर्जी चीज़ें हैं तो उसे आप चाहें तो अभी समय रहते ठीक करवा सकते हैं। अगर मूल प्रमाण पत्र आप उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं तो उसके लिए भी आप काउंसलिंग के लिए जा सकते हैं। वहाँ पर आपको अलग स्लॉट का डेट निर्धारित किया जाएगा, फिर आपको बुलाया जाएगा। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण है वो और हम समझ लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको कैसे पता चलेगा कि किन शिक्षकों की काउंसलिंग कब है, तो ये कैसे पता चलेगा आपको जल्द बताएगा विभाग। तो ये विभागीय स्तर पर आप लोगों को बताया जाएगा। कैसे बताया जाएगा वो देख लीजिए। देखिए, सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग किस दिन होगी, इसकी जानकारी जल्द ही शिक्षा विभाग देगा। तो ये इसकी जानकारी आपको बहुत जल्द मिल जाएगी, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं है, 1 अगस्त से काउंसलिंग होनी है, तो ये ज़्यादा समय नहीं लेगा और अपडेट आते ही मैं आपको बताऊंगी। और इसको लेकर के विभाग की ओर से सॉफ्टवेयर विकसित किया जा रहा है। तो ये सॉफ्टवेयर के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि आपकी काउंसलिंग कब है। सभी शिक्षकों की काउंसलिंग अलग अलग डेट को है। और इसके अलावा विभागीय पदाधिकारी बताते हैं कि सॉफ्टवेयर के माध्यम से सभी शिक्षकों के लिए अलग अलग तिथि तय कर विभाग की वेबसाइट पर इसकी जानकारी दे दी जाएगी। तो ये विभागीय जो वेबसाइट है उस पर अपलोड किया जाएगा। और यहाँ पर इन्होंने ये भी बताया कि 1 अगस्त से सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों की काउंसलिंग की तिथि तय की गई है। विभाग की वेबसाइट पर जानकारी प्राप्त करने के बाद शिक्षक उनके लिए निर्धारित तिथि को संबंधित जिले में जा कर के
काउंसलिंग के लिए उपलब्ध होंगे। तो जो जिला वहाँ पर आपको आवंटित किया गया है वो नाम होगा, डेट होगा, आपको कहाँ जाना है, तो उस तरह से सारी जानकारी आपको दी जाएगी। इसके अलावा काउंसलिंग के दौरान शिक्षकों के प्रमाण पत्र आदि कागजातों का सत्यापन होगा। इसके बाद शिक्षकों के पदस्थापन के लिए आगे की प्रक्रिया तय होगी। विभाग ने पहले ही यह साफ कर दिया है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से शिक्षकों को जो जिला आवंटित हुआ है वहीं पर उनकी काउंसलिंग होगी। ठीक है, तो ये तो आप लोगों को पता ही है कि जो जिला आपको आवंटित किया गया है वहीं पर आपकी काउंसलिंग होगी। और शिक्षकों के पदस्थापन को लेकर राज्य के स्कूलों को 5 श्रेणियों में बांटा गया है और 5 श्रेणियों में बांटने के बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा कि इनमें शहरी, अर्ध शहरी, ग्रामीण क्षेत्र और जो दियारा क्षेत्र के स्कूल हैं, दियारा जहाँ जो मतलब नदियों के किनारे जहाँ बाढ़ ज़्यादा आता है, बाढ़ प्रभावित इलाका कह सकते हैं आप लोग, ऐसे क्षेत्रों को यहाँ पर जो है शामिल किया गया है। और इसको लेकर के विभाग नीति बना रहा है कि किन शिक्षकों को कौन सी श्रेणी के स्कूल में पदस्थापित किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो या कोई भी क्षेत्र हो, किसी न किसी शिक्षक को तो वहाँ जाना ही है। तो ऐसे में क्या है, जो अच्छे मार्क्स वाले शिक्षक हैं तो सही है, जाहिर सी बात है उनको पहले वरीयता दी जाएगी। तो इसमें आप लोग संशय ना करें। और इसको यहाँ पर यह भी कहा है कि जो महिला शिक्षक हैं, दिव्यांग शिक्षक हैं, तो इनको पास ही का क्षेत्र दिया जाएगा। तो इसको भी लेकर के मैं आपको अपडेट दे देती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, भाजपा के नवल किशोर यादव के प्रस्ताव विशिष्ट शिक्षकों को स्वैच्छिक व ऐच्छिक स्थानांतरण के जवाब में शिक्षा मंत्री ने कहा है कि महिलाओं और दिव्यांगों को उनकी सुविधा के अनुसार नज़दीक में पोस्टिंग की जाएगी। तो ये तो है ही कि इनके लिए काम किया जा रहा है और ऐसा कुछ देखने को भी मिलेगा। वही प्रखंड और स्कूल में यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए गए हैं, तो वो भी आप अपने इच्छा के अनुसार करेंगे, यहाँ ज़बरदस्ती नहीं है। और इसके अलावा देखिए यहाँ पर सिर्फ महिला शिक्षक और दिव्यांग शिक्षकों को ही नज़दीकी पोस्टिंग नहीं मिलेगी, अपितु जो हस्बैंड वाइफ शिक्षक हैं उनको भी दिया जाएगा। इसके अलावा जो गंभीर रोग से ग्रसित हैं तो उन शिक्षकों को भी नज़दीक के स्कूलों में ही पोस्टिंग मिलेगी। इसके अलावा जो बेहतरीन मार्क्स वाले शिक्षक हैं तो उनको भी कहीं ना कहीं वरीयता दी जाएगी। तो आप लोग बिल्कुल निराश मत होइए। जो अच्छे मार्क्स वाले शिक्षक हैं वो कहीं नहीं जाने वाले हैं, उनको अच्छे स्कूल और अच्छा क्षेत्र मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं जो स्कूल की टाइमिंग है, तो स्कूल समय अवधि पर निर्णय 2 दिनों में, तो ये भी 2 दिनों के अंदर अंदर इस पर निर्णय आप लोगों को मिल जाएगा कि कितने बजे से कितने बजे तक स्कूल जो है यहाँ पर संचालित की जाएगी। तो ये भी अभी पेंडिंग ही है, जैसे कोई अपडेट आता है तो बिल्कुल आप लोगों को बता दिया जाएगा। तो ये कुल मिलाकर अभी तक का अपडेट है, जैसे कोई और अपडेट आता है तो बिल्कुल आप लोगों को बताया जाएगा। तो मिलती हूँ अगले अपडेट में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।